मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा ज्योतिष संस्थान में। आज का विषय है शादी को लेकर। इस वीडियो को देखने के बाद आप घर बैठे खुद से ही जान पाएंगे कि आपकी शादी या आपके बच्चे की शादी कब होगी। अक्सर जब संतान की उम्र शादी के योग्य हो जाती है और लाख प्रयास के बाद भी शादी नहीं हो पाती, तो संतान वह माता पिता को यह जिज्ञासा होती है कि यह जाने कि उनकी या उनके बच्चे की शादी कब होगी। इसके लिए लोग ज्योतिषी, पंडित व अन्य विद्वानों के पास जाते हैं कि इस जानकारी को प्राप्त कर सकें कि उनकी या उनके बच्चे की शादी कब होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद से ही जान पाएंगे कि आपकी शादी कब होगी। तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी व मालिक ग्रह कौन बन रहा है, कौन सा ग्रह उस राशि का स्वामी है। और इस जानकारी के लिए अभी हम आपके सामने स्क्रीन पर एक चार्ट लगाएंगे जो कि काल पुरुष की पत्रिका होगी। उससे पहले आप यह जान लीजिए कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। तो जब भी कोई जन्म कुंडली आपके सामने आती है तो उसमें देखेंगे कि 12 भाव होते हैं और हर भाव में एक एक राशियां लिखी होती हैं। कोई न कोई गिनती उन 12 भावों में लिखी होती हैं, जबकि 12 राशियां हैं और 12 भाव। तो हर भाव में एक राशि आएगी, तो उन राशियों का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है उस चीज को पहले हम आपको बता देते हैं। जैसे 1 नंबर और 8 नंबर की राशि लिखी है तो उसके स्वामी मंगल होते हैं। 2 नंबर और 7 नंबर की राशि लिखी है तो उसके स्वामी शुक्र होते हैं। 3 नंबर और 6 नंबर की राशि लिखी है तो उसके स्वामी बुध होते हैं। और 4 नंबर की राशि लिखी है तो उसके स्वामी चंद्रमा, और 5 नंबर की राशि लिखी है तो उसके स्वामी सूर्य होते हैं। और 9 नंबर तथा 12 नंबर की राशि लिखी है तो उसके स्वामी गुरु होते हैं। 10 नंबर और 11 नंबर की राशि के लिए उनके स्वामी जो हैं शनिदेव होते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इन्हें कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई है। तो आप कुंडली में देख लीजिए कि आपके सप्तम भाव में कौन सी गिनती लिखी है, उस गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। जो ग्रह आए उसे आप एक कागज पर नोट कर लीजिए। तो हम आपके सामने एक काल पुरुष की पत्रिका लगाते हैं जो मेष लग्न की है। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर बीच में, ऊपर की साइड बीच में जो खाना बना हुआ है उसमें एक गिनती लिखी हुई है और उसके ठीक नीचे 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है। यानी 7वें भाव में जो 1 नंबर मेष लग्न लिखा है उसके ठीक नीचे 7वें भाव में 7 नंबर की राशि लिखी है जिसके स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। अब शुक्रदेव को आप एक कागज पर नोट कर लीजिए, क्योंकि शुक्रदेव की ही दशा जब होगी वह आपके विवाह में सहयोगी होगी। यही 7वें घर यानी जो 7वां हाउस यहाँ आता है उसमें जो भी गिनती लिखी है उसका स्वामी ही सप्तमेश होता है। और नियम यह है कि जब सप्तमेश दशा अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा में एक्टिव होगा, दशा पैटर्न में आएगा, तो विवाह का योग बनेगा। अब दूसरा नियम आप सुनिए। नियम यह गोचर से संबंधित है। तो देव गुरु बृहस्पति जो विवाह के कारक माने जाते हैं और शुभता के भी कारक हैं, जन्म कुंडली में इनसे ज़्यादा शुभ ग्रह कोई नहीं होता। यह धर्म, विवाह, धर्म, कर्म के कारक माने गए हैं। तो देव गुरु बृहस्पति जब जन्म कुंडली में आपके किसी भी भाव में बैठकर सप्तम या सप्तमेश से संबंध बनाते हैं तो विवाह का योग बनता है।
बिना इस योग के बने किसी भी जातक का विवाह संभव नहीं है। जब भी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव या सप्तमेश से संबंध बनाएंगे तो जातक के विवाह का योग बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कालखंड में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तमेश से संबंध बना रहे हैं, उस कालखंड में सप्तमेश की दशा ही नहीं आ रही है, सप्तमेश दशा पीरियड में एक्टिव ही नहीं हो रहे हैं, तो क्या विवाह नहीं होगा? उस संदर्भ में अगर नजदीक में सप्तमेश की दशा अंतरदशा नहीं आ रही है तो आप कारक को देखेंगे कि कारक विवाह के जो हैं शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति, राहु, इन लोगों की जब महादशा या अंतरदशा होगी तो विवाह होगा। सप्तम भाव में बैठे ग्रह भी अपनी दशा अंतरदशा में विवाह करने का या विवाह होने का योग बनाते हैं। तो सप्तमेश के अलावा और भी ग्रह निकल कर आए, जिसमें आपके लग्नेश हो गए, लग्न यानी प्रथम भाव के मालिक, सप्तम भाव में बैठे ग्रह शुक्रदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु देव भी अपनी दशा अंतरदशा में विवाह करवा देते हैं। तो ये लोग जब दशा पैटर्न में आएंगे, उस कालखंड में जब इन लोगों की दशा चलेगी तो उसमें देवगुरु बृहस्पति गोचर में संबंध बना रहे हों और साथ साथ सप्तमेश जो आपके आए थे वह अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में अपना एक्टिव हों। साथ साथ सपोर्टिव भाव भी होते हैं जो कि विवाह को करवाने में मदद प्रदान करते हैं। उसमें सेकंड हाउस होता है जो कि परिवार और धन का भाव है। तो जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है, जब विवाह होता है, तो उसके लाइफ में एक सदस्य और जुड़ता है जिससे उसके परिवार में वृद्धि होती है। इसलिए सेकंड हाउस भी उस दशा पैटर्न में एक्टिव होना चाहिए, तब शादी होगी। साथ साथ जब विवाह होता है तो उसमें कुछ गेन होता है, आप कुछ पाते हैं। आप यानी लग्न जो है आपका कुछ अचीव करता है, प्राप्ति करता है, और प्राप्ति का भाव 11th हाउस होता है, 11वां भाव। तो दो सपोर्टिव भाव भी निकल करके आए, सप्तम भाव एक्टिव हो, साथ साथ दूसरा भाव एक्टिव हो, उसके बाद 11वां भाव जो सपोर्टिव भाव है यह भी उस दशा पैटर्न में एक्टिव हो। देवगुरु बृहस्पति गोचर में सप्तम या सप्तमेश से संबंध बना रहे हों, उस कालखंड में व्यक्ति का विवाह होता है। तो किसी भी व्यक्ति की शादी होने के लिए आप बस इतना समझ लीजिए निचोड़ में कि आपका सप्तम भाव, परिवार का भाव, दूसरा भाव, साथ साथ इच्छा पूर्ति, लाभ का भाव, 11वां भाव, यह तीनों भाव दशा पैटर्न में जिस समय दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में यह तीनों भावेश जो हैं एक्टिव होते हैं, उस कालखंड में व्यक्ति का विवाह संपन्न होता है। अगर सपोर्टिव भाव भी एक्टिव नहीं हैं, इनके स्वामी दशा पैटर्न में एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो विवाह की संभावना उस समय नहीं रहती। आशा करता हूँ कि इस जानकारी को आप समझ पाए होंगे, और जो भी संशय हो उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसे अपनी जन्म कुंडली पर लगा कर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी इस जानकारी को सीख सकें।